हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज से हम चालू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की ये सीरीज, ये बैच जो कि 25-26 का होने वाला है। और अब इस पूरे बैच के अंदर हम आपकी दोनों बुक के चैप्टर वाइज हर एक पॉइंट को कवर करते हुए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और आज की इस वीडियो में हम चालू करने जा रहे हैं पहली बुक का ब्रीफिंग, जिसके अंदर हर एक चैप्टर से अंदर से आने वाले जितने भी टॉपिक हैं उसके रिगार्डिंग जितनी भी ऊपरी बातें हैं जो हमें बुक पढ़ने से पहले जाननी चाहिए, सबके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ। और इस बैच का जब आप हिस्सा बनने जा रहे हैं 2025-26 के बैच में, आप 12th क्लास में हैं, तो अपनी इन वीडियो के माध्यम से मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो बहुत सिंपल सी ये है कि आप क्लास 12th में हैं, आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी करने में लगे हुए हैं। अगर इन वीडियो के थ्रू आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप जो भी मार्क्स अपने बोर्ड के एग्जाम में सोच रहे हैं अपने लिए, वो पूरे ला पाएंगे। इसकी गारंटी मैं आपको अभी ये बैच स्टार्ट होने से पहले ही दे सकता हूँ। तो अब ज़्यादा बातों के बगैर हम चालू करते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। शुरुआत करते हैं आपके पहले चैप्टर से, जिसका नाम है दो ध्रुविता का अंत। दो ध्रुव का क्या मतलब है, ये सब पहले जब सिलेबस आपका डिलीट नहीं हुआ था उससे पहले बहुत अच्छे से समझ में आता था। ये जो बुक है आपकी, जिसमें आज आपको 7 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, एक समय में इसमें 9 चैप्टर हुआ करते थे। इसका पहला जो चैप्टर होता था शीत युद्ध का दौर, उसके अंदर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की थोड़ी बहुत बातें, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते थे और बहुत अच्छे से समझ में आता था कि दो ध्रुवता का क्या मतलब होता है। फिलहाल ये चैप्टर चालू होता है दो ध्रुवता का अंत। बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, दो ध्रुव की जब हम बात करते हैं तो दो ध्रुव में एक तरफ अमेरिका की बात होती है और दूसरी तरफ बात होती है हमारे यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर चालू होता है इसी यूएसएसआर से, जहां पर आपको पता चलता है कि ये जो सोवियत प्रणाली है यह 1917 में अस्तित्व में आई और 1990 तक अस्तित्व में रही। अब इस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी सोवियत संघ के साथ, वो क्या वजह रही कि इतनी बेहतर प्रणाली जिसने पूरी दुनिया को दो ध्रुव पे लाके खड़ा किया बाद में विघटित हो गई, वो आपको जानने के लिए मिलेगा आपके चैप्टर के सेकंड टॉपिक में। जहां पर आपके चैप्टर के अंदर आते हैं गोरबाचेव, जिनको सोवियत संघ की कमान दी गई 1985 में, और इन्होंने ये पूरी कोशिश की कि सोवियत संघ का विघटन ना होने पाए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी क्या वजह रही, क्या गोरबाचेव की कुछ गलतियां रही, या सोवियत संघ या आसपास के देशों में ही कुछ ऐसा होने लगा था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, वो सब आप जानेंगे समझेंगे जब हम इस चैप्टर की पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे तब। इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक आ जाता है, का जो अगला टॉपिक है वो है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। इस टॉपिक के अंदर बात होती है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत संघ के विघटन हो जाने के बाद इसके क्या परिणाम हुए, दुनिया के सामने किस प्रकार की नई चीजें देखने को मिली, इससे इसके जो रिलेशन थे और देशों के साथ उनमें क्या बदलाव आए, वो सारी चीजें आपको इस टॉपिक में हम कवर करते हैं। उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ बदल करके रूस बन गया, तो रूस और सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। रूस ने इसको एकदम नए तरीके से चालू करने के लिए सोचा, कुछ बड़े कदम उठाए जाने थे, और फिर वहां पर एंट्री होती है शॉक थेरेपी की। शॉक थेरेपी को डिजाइन किया गया था विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। ये दोनों नाम हो सकता है कुछ पॉलिटिकल के स्टूडेंट से पहले सुने हो, और जिन्होंने नहीं सुने हैं, ये जो बुक है आपकी उसमें ये नाम कई बार घूम घूम के आएंगे, इनकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो शॉक थेरेपी को बनाया था इन दोनों ने, और ये शॉक थेरेपी इसलिए बनाई गई थी कि जो सोवियत प्रणाली है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए और रूस को एक नए तरीके से वापस से दुनिया के सामने रखा जाए। लेकिन इसके कुछ ऐसे परिणाम हुए जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। वो क्या परिणाम थे वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब हम जानेंगे इस चैप्टर में। और जब मैं आगे की इसकी डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा तब आप ये सब देखने को मिलेगा। देन इसका एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी टॉपिकों से मैच नहीं करता, ये लास्ट टॉपिक मान के चलिए। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको मैं बताऊंगा अभी। संघर्ष और तनाव की बात यह है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, तो आप जैसा कि जानते हैं या नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि सोवियत संघ जो है वो 15 देशों को मिलाकर के बना था। अब ये 15 देश जब आपस में मिले थे, जब तक तो थे, लेकिन जब ये अलग होना चालू हुए तो इनके बीच में काफी सारे संघर्ष, लड़ाइयां जो भी थी, वो सब आपको इस टॉपिक में देखने के लिए मिलेगा जब हम इस चैप्टर के थ्रू चलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के
नजरिए से भी, क्योंकि इसमें से आने वाले क्वेश्चन अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं, मुश्किल होते हैं, क्योंकि बाकी टॉपिक तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर एंट्री होती है CIS की, एंट्री होती है बाल्टिक कंट्रीज की, एंट्री होती है कुछ ऐसे देशों की जहां पर गृह युद्ध की समस्या थी, सोवियत संघ ने जहां पे हस्तक्षेप किया, तो वो चीजें बच्चों को परेशान करती हैं। तो जब हम इस चैप्टर की वीडियो में आएंगे डिटेल में, तो वो सारी चीजें मैं आपके लिए बिल्कुल आसान कर दूंगा। और इसके बाद एक और चीज चैप्टर के अंदर आती है, वो आती है भारत और सोवियत संघ के संबंध। अब ये कुछ कहने या बताने की जरूरत है ही नहीं, अभी जैसी कंडीशंस चल रही हैं, जो वॉर आप देखने को देख रहे हैं दुनिया में चारों तरफ चल रही है, उसमें आपको पता है कि भारत के साथ एक ही देश है जो हर समय हमेशा खड़ा रहता है, जिसका नाम है रूस। और रूस के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में हमारे संबंध रूस के साथ रहे हैं और बहुत अच्छे रहे हैं, वो सब इस चैप्टर में मिलेगा, और आप ये जान पाएंगे कि भारत और रूस के संबंध अच्छे होने के पीछे कोई एक दो वजह नहीं, बल्कि कई सारी वजह हैं, जिसके कारण इन दोनों ही देशों के संबंध आज तक बहुत अच्छे बने हैं, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही बने रहेंगे। ये है पहले चैप्टर के वो टॉपिक। जब हम इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस बुक के थ्रू हम जाने वाले हैं, तो पहले चैप्टर के अंदर जो मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए वो ये हैं। अब चलते हैं आपके दूसरे चैप्टर की तरफ। आपका सेकंड चैप्टर है सत्ता के समकालीन केंद्र। नाम से ही थोड़ी बहुत बातें हम इसकी समझने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर में जब आप पढ़ के आते हैं तो उसका नाम था दो ध्रुविता का अंत। दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, एक आपने जाना अमेरिका और एक सोवियत संघ। जब उनका अंत हो गया तब उसके बाद क्या, तो उसके बाद आए सत्ता के समकालीन केंद्र, यानी कि शक्तियां अभी भी हैं, और अब वो कौन सी शक्तियां हैं जो आगे चल करके बड़ा रूप ले सकती हैं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्हीं बातों को, उन्हीं देशों को, उन्हीं संगठनों को लेके आता है आपकी बुक का ये दूसरा चैप्टर, जिसमें सबसे पहले बात होती है यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ की स्टोरी को अगर हम समझने जाएं तो ये चालू होती है आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी धरती के किसी हिस्से को हुआ तो वो यूरोपीय संघ था। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारी कंट्रियां आती हैं। उसके बाद लंबे समय तक इसकी हालत खराब रही, इसकी मदद के लिए अमेरिका आया, कई सारी योजनाएं लेकर आया, लेकिन असली स्पीड यूरोपीय संघ ने पकड़ी 1992 के बाद से, और इतनी रफ्तार पकड़ी कि आज ये विकास के मामले में वहां पहुंच चुका है कि सत्ता के समकालीन केंद्र का हिस्सा बन चुका है। आने वाले समय में ये जो विश्व में सबसे ताकतवर देशों का समूह हो सकता है उसके अंदर एक होगा। इन्हीं सारी चीजों को हम चैप्टर को जब पढ़ेंगे, इन्हीं सारे टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। दूसरा जो ग्रुप है वो है आसियान का, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। आसियान को बेसिक थोड़ा सा बताना हो अगर अभी ब्रीफ क्योंकि हम कर रहे हैं, तो इसके अंदर आते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र, यानी कि आप एशिया को अगर वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो भारत उसके दक्षिण में स्थित है, और भारत से पूर्व में जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और ऐसी और जो कंट्रियां आती हैं, उन सब ने मिलकर एक संगठन बनाया था आसियान का। ये एक आर्थिक संगठन है, आर्थिक रूप से बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, दुनिया का ध्यान इसने अपनी ओर खींचा है, और ये भी पूरी पूरी हकदारी रखता है कि आने वाले समय में ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होकर के सामने आएगा। और वो क्या क्या बातें हैं जो इस संगठन को बाकी संगठनों से अलग बनाती हैं, कैसे ये आने वाले समय में आगे बढ़ता चला जाएगा और दुनिया के अन्य देशों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वो सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद जिसकी बारे में बात होने वाली है आप सभी जानते ही हैं, उसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, वो है हमारा टॉपिक चीन। चीन बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि दुनिया में ये कहाँ पर है, किस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपकी बुक जब चीन के बारे में बताना चालू करती है तो उसकी शुरुआत होती है 1949 के बाद से, कि शुरुआती समय में चीन बिल्कुल वैसे ही था जैसे आप सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे अपने पहले चैप्टर में। और उसके बाद सोवियत प्रणाली का तो अंत हो गया, लेकिन चीन आगे बढ़ता ही रहा। तो वो कौन से खास कदम थे या वो कौन सी रणनीतियां थी, वो कौन से पहलू थे जिनको चीन ने समय रहते समझ लिया, उन्हें अपनाया, और उसके बाद आज इतने बड़े
पैमाने पे इतने बड़े देश के रूप में उभरता जा रहा है, वो सब आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा जब हम डिटेल में चलेंगे। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है भारत और चीन के संबंध का। तो आपकी दूसरी बुक है पॉलिटिकल की, उसमें भी भारत और चीन के संबंध आएंगे, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आएंगे। यहाँ पर जो भारत और चीन संबंध की बात होगी आपकी इस वाली बुक के अंदर, यहाँ आपको ये समझना है कि भारत और चीन के बीच में शुरुआती दौर में संबंध अच्छे नहीं थे, काफी लंबा समय दोनों देशों के बीच में टकराव चला, जिसके अंदर एक काफी फेमस वॉर रही है 1962 की। उसके बाद लंबे समय तक दोनों देशों के बीच कोई संबंध नहीं थे। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो दोनों के व्यापारिक संबंध बहुत बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल आप इतना समझ सकते हो कि भारत और चीन के संबंधों को हम कई पहलुओं पे देखते हैं, लेकिन आप क्योंकि राजनीति पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ इस राजनीतिक पहलू से इन संबंधों को देखना है कि कब कौन देश किसके लिए कहाँ पे फायदे में आ रहा है। उसके बाद आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर ये ऐड नहीं है, लेकिन इस पार्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ब्रिक्स। ब्रिक्स को हम बुक में नहीं है तो मैं इसको आपको बहुत ध्यान से और अलग से और बिल्कुल पढ़ाऊंगा। फिलहाल इसका मतलब समझा देता हूँ। ये ब्रिक्स नाम बना है, बी से आपका ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से आपका साउथ अफ्रीका है। ये 5 देश हैं जो मिलाकर के इस ब्रिक्स को बनाते हैं। ये 5 देश ही क्यों हैं, ये 5 देश कैसे इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स आने वाले समय में सत्ता के समकालीन केंद्र में कैसे एक बहुत बड़ा और मेजर रोल प्ले कर सकता है, वो सब कुछ अब इस चैप्टर में जब हम डिटेल में करेंगे तब जानेंगे, मैं समझाऊंगा। और एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुक में है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए आता है। उसके अलावा बुक में 2 छोटी कंट्रीज़ के बारे में बात और होती है, जिसमें एक आपका जापान है और एक कोरिया है। वो भी हम चैप्टर के थ्रू जब चलेंगे तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि आने वाले समय में ये कैसे सत्ता के समकालीन केंद्र बन सकते हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है आपकी इस बुक का, उसकी ब्रीफिंग में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है मोटी मोटी, कि हाँ चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें वहां पर होने वाली हैं। अब चलते हैं आपके थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है आपका समकालीन दक्षिण एशिया। पहला और जो दूसरा चैप्टर है आपकी बुक का, वो तो लगता है कि हाँ एक लाइन से चल रहा है, एक दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन जब आप तीसरे चैप्टर पे आते हैं तो एक नए पर्सपेक्टिव से आपकी बुकें लेके जाती है, एक नए पहलू को आप देखना चालू करते हैं। समकालीन दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में अगर हम गिने तो वैसे तो कई देश आते हैं, पर हमें तो चलना है हमारी बुक के हिसाब से। तो हमारी बुक में सबसे पहले दक्षिण एशिया के जिस देश की बात होती है वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को हम पढ़ने जा रहे हैं तो मैं क्या ही बताऊं, पाकिस्तान के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन बुक के हिसाब से 12th के सिलेबस से हिसाब से पाकिस्तान तभी आज़ाद हुआ जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के साथ ही ये बना। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ हमें समझनी है वो है सेना और लोकतंत्र की। पाकिस्तान के अंदर कभी लोकतांत्रिक प्रणाली रही, कभी सेना का शासन रहा, और वो क्या वजहें थी कि कभी लोकतंत्र रहा कभी सेना का शासन रहा, ये बार बार घूमते क्यों रहते हैं एक दूसरे के साथ साथ, वो सब जब ये चैप्टर चलेगा तब इसके अंदर आप समझेंगे। और वो कौन से हिस्से हैं जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आपको इसी के अंदर मैं समझाऊंगा। दूसरा जो देश है वो है बांग्लादेश, और आप जानते ही हैं कि 1971 से पहले ये पाकिस्तान का ही भाग हुआ करता था। उस वक्त 2 पाकिस्तान हुआ करते थे, जिसे आप आज पाकिस्तान देखते हैं उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। और जो बांग्लादेश है वो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में एक युद्ध हुआ, के बाद कहीं ना कहीं न्यूज़ में या रील्स में आपने देखा होगा वो 90,000 सैनिक वाला, वो इसी वॉर की बात हो रही होती है। और उसके बाद स्थापना हुई बांग्लादेश की। तो आपकी बुक के अंदर ये कहानी 1971 के बाद से ही चालू होती है, लोकतंत्र की कहानी। जैसी कुछ कंडीशन पाकिस्तान में थी सेना और लोकतंत्र की, वो कुछ कुछ चीज़ें हमें बांग्लादेश में भी देखने को मिलती हैं। कि शुरुआत में जब ये आज़ाद हुआ तब तो ये हुआ कि अब ये लोकतांत्रिक बनेगा, बहुदलीय प्रणाली होगी, बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ के हालात भी धीरे धीरे पाकिस्तान के ही तर्ज पर ढलने लगे। फिलहाल आपने शायद कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ में देखा हो कि यहाँ पर जो महबूबा की सरकार थी वो हटा दी गई, यहाँ पर वापस से दूसरा शासन आ गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदल गई हैं। तो यहाँ बुक के अंदर तो वर्तमान समय में जो घट रहा है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1971 के बाद से और अभी जब तक आपका बुक का सिलेबस अपडेट होता है वहाँ तक जो भी कुछ है वो चैप्टर के अंदर हम इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं।
तीसरा, दक्षिण एशिया के अंदर जिस देश की जिक्र होती है वो है नेपाल। इन दोनों की कहानी जहां सेना और लोकतंत्र के बीच में घूमती है, वहीं नेपाल एक नए चीज को लेके आता है, वो है राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच का हिस्सा। ये नेपाल की कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक से, जब पहली बार नेपाल के अंदर लोकतंत्र के लिए आवाज उठने लगती है। आपको ये चीज और जाननी है कि राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में एक और हिस्सा है जो आपकी बुक में आएगा बार बार, वो है माओवादियों का। ये माओवादी क्या है ये भी हम चैप्टर के अंदर समझेंगे, क्योंकि देखो हर सिर्फ एग्जाम के हिसाब से चैप्टर को लेके चलने से ज्यादा जरूरी है कि आपकी बुक क्या कह रही है, चैप्टर के अंदर उस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है, वो किन किन बातों को क्यों समझा रहा है, वो सब समझाया जाएगा जब हम चलेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि जहां इन दोनों के अंदर सेना और लोकतंत्र के खींचातान के बारे में बात है, वहीं नेपाल बताता है राजतंत्र और लोकतंत्र की स्थापना। फिलहाल वर्तमान की बात करें तो नेपाल में लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र कैसे आया, राजा का जो शासन था वो कब समाप्त हुआ, वो क्या क्या वजह थी कि राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, और वर्तमान समय में जो नेपाल का लोकतंत्र है वो कहाँ परफॉर्म करता है, कहाँ पे वो है, मतलब उसकी क्या खूबियां हैं, क्या उसको पूरी तरह से लोकतंत्र माना जाए ना माना जाए, वो सब कुछ हम जब चैप्टर को डिटेल में समझेंगे तब हम पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर के अंदर एंट्री होती है श्रीलंका की। अब ऊपर जब पाकिस्तान आया, बांग्लादेश आया, नेपाल आया, तो आपने देखा पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जो है वो सेना और लोकतंत्र के बीच की कहानी है। नेपाल जब आया तो राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच की कहानी है। श्रीलंका की जब एंट्री होती है तो यहाँ पर एक नई चीज हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर जातीय तनाव है। ये जातीय तनाव मुख्यतः दो के बीच में है। इधर एक तरफ सिंहली है जो अपने आप को श्रीलंका का मूल निवासी कहते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय तमिल है जिन्हें वहां पर ले जाके जब बसाया गया, जब श्रीलंका का नाम सिलोन हुआ करता था। श्रीलंका की आज़ादी से पहले जब ये भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तब इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, और भारत से बहुत सारे लोगों को माइग्रेंट कर करके वहां पर ले जा करके काम पे रखा जाता था। श्रीलंका तो आज़ाद हो गया, ये लोग लौट कर वापस भारत नहीं आए, ये वहीं के निवासी बन गए। अब सिहली जो वहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि इनको जो है वापस इनके देश भेजा जाए, जबकि ये क्योंकि लंबे समय से वहाँ पे रह रहे हैं तो ये चाहते हैं कि हमें वहीं पे रहने दिया जाए। इसी के बीच श्रीलंका में जातीय तनाव चालू होता है। इस सब चीज़ों के बाद बीच में आपको जो बात ध्यान रखनी है कि बाकी तीनों कंट्री को हम पढ़ते हैं तो लोकतंत्र के ऊपर संकट दिखाई देता है, लेकिन जब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ने जाते हैं तो लोकतंत्र के ऊपर कोई संकट नहीं है। लोकतंत्र अपनी जगह जैसे का वैसा ही है, लेकिन जातीय संघर्ष इतना बड़ा रूप ले लेता है श्रीलंका का कि इसके परिणाम में एक बहुत बड़ी घटना यह घटित होती है कि आपके देश के एक प्रधानमंत्री को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। वो सब कुछ आपको बताया जाएगा जब हम इस चैप्टर की प्रॉपर वीडियो के थ्रू हम चलेंगे। फिलहाल क्योंकि ब्रीफिंग है तो इतना आपको समझना है कि हर एक देश के अंदर जो तनाव है, जो भी हम इस दक्षिण एशिया के देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो किन किन चीजों को लेकर के है। चैप्टर के अंदर जो अगले टॉपिक है हमारे पास, उसमें हमें देखने को मिलता है भारत और पाकिस्तान का संघर्ष, जो कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान कई बार आमने सामने आ चुके हैं। दोनों के बीच किन किन बातों को लेकर के लड़ाइयाँ हैं, युद्ध हैं, वो सब चैप्टर के अंदर आता है। उसके बावजूद भी क्या कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध हैं, वो भी हम इस चैप्टर की वीडियो में जब आगे पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा। उसके बाद इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है शांति और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। ये जो टॉपिक है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से हमें मिलते हैं पेपर के अंदर। और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध की बात करें तो जो चैप्टर आपने जो देश इस चैप्टर में हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संबंधों को इस टॉपिक के अंदर बताया जाता है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो,
चाहे नेपाल हो। और इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है चैप्टर का वो है शांति और संघर्ष। शांति और संघर्ष के अंदर आपको जो चीज पढ़ने के लिए मिलेगी वो है शार्क। छोटी क्लास में या कभी ना कभी शार्क का नाम जरूर सुना होगा। ये मछली वाला शार्क नहीं, ये जो 7 भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके द्वारा बनाया गया एक समूह है। इसको एक और नाम से अक्सर आपने सुना होगा, तक्षेस। तो ये कब बना, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या उद्देश्य है, वो सब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। ये भी 1-2 मार्क्स में हमें पेपर में देखने के लिए मिल जाता है। तो जो भी चीज़ें चैप्टर के अंदर टॉपिक हैं, टॉपिक के रिगार्डिंग वो इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो सब मैं आपको अभी बताते चल रहा हूँ। लेकिन आपको जब भी कभी आप बुक ओपन करें, चैप्टर ओपन करें, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर ये बातें हैं। तो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग में है और हम इसी को लेते हुए चल रहे हैं। अब चलते हैं आपके अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। वाला हिस्सा ओके नहीं आप? आपकी बुक का अगला चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें तो बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है दुनिया में, लेकिन बुक के अंदर जिसकी बात की जा रही है वो है यूएनओ। अक्सर आप इसका नाम सुनते होंगे। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन को अगर हम समझने जाएं तो वैसे तो इसकी स्थापना आपकी बुक के अंदर जो बताया जाता है वो मिलती है 24 अक्टूबर 1945 में। लेकिन इसकी कहानी इसके पीछे से है। इसकी स्थापना की जाने के पीछे की जो कहानी है वो चालू होती है 1920 में, जब दुनिया ने पहला वर्ल्ड वॉर देख लिया। तो उसके बाद यह दुनिया के देशों को समझ में आया कि दूसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना आए। तो 1920 में ही देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया था अंतरराष्ट्रीय, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। और उसका काम यही था कि अगर किन्हीं देशों के बीच में किसी प्रकार की भी कोई ऐसी बात है जिनके बीच जिसको लेकर के उनके बीच में टकरार हो सकती है, आने वाले समय में बड़े युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उसे रोके। लेकिन लीग ऑफ नेशंस इस उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा और उसके बाद आपने देखा कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और दूसरा विश्व युद्ध हो जाने के बाद दोबारा से वही सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़े थे और उसके परिणाम में हमें संयुक्त राष्ट्र संघ देखने को मिलता है। वर्तमान समय में बात करें तो इसके अंदर इसके 193 देश इसके सदस्य हैं। और ये कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसने अपनी उस कमियों को सुधारा जो लीग ऑफ नेशंस में थी और दुनिया ने तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखा है। तो वो सब जब हम चैप्टर में चलेंगे तो पढ़ेंगे। इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो है यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। वर्तमान समय में इसके जो अंग हैं वो आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहीं पे हम इसको पढ़ाएंगे। फिलहाल एक ब्रीफिंग में समझना है तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसमें से एक जो है अब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, अब वो वर्क नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिलहाल आप इसके 5 अंग वर्किंग में हैं। इसकी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे काम करती हैं, वो सब चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। इसकी कुछ एजेंसियां इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो अलग से पेपर में पूछ ली जाती हैं 2 या 3 मार्क्स में, तो वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चैप्टर के अंदर जो अगला टॉपिक दिखाई दे रहा है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। अब एक इतना बड़ा संगठन जिसके अंदर दुनिया के 193 देश हिस्सा हैं, उसने तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने दिया, उसके बावजूद भी ऐसे संगठन को लेकर के सुधार की बात की जा रही है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। ध्यान देते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई तो इसके पीछे जो मेन मोटिव था वो था कि तीसरा विश्व युद्ध ना होने पाए। जबकि इसकी स्थापना हुई तो आपको याद है, आपका भी पहले चैप्टर की हमने बात की थी, तो ध्रुवीय विश्व की, जहां पर 2 महाशक्तियां थी, दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती थी। उस दौरान इसके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि तीसरा विश्व युद्ध ना होने पाए। अब आपको पता है कि 1990 में क्या हुआ। 1990 में हुआ ये कि 2 ध्रुवता का अंत हो गया, तो दुनिया के सामने जो विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा खतरा था वो खत्म हो गया। तो अब दुनिया ने ये सवाल चालू किए कि जिस उद्देश्य को लेकर इसको बनाया गया था, अब वो उद्देश्य एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जब वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होने चाहिए, उन्हीं को सुधार कहा जा रहा है। तो अब इस टॉपिक के अंदर चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के सुधारों की मांग की जा रही है। अभी फिलहाल आपको जो याद रखना है वो ये है कि 2 प्रकार के सुधारों की मांग इसके अंदर की जा रही है। एक इसके स्ट्रक्चर यानी कि इसके अंदर एक ढांचागत बदलाव की मांग की जा रही है, और दूसरा इसके न्यायाधिकार में आने वाले
मुद्दे जो हैं उसके अंदर बदलाव की मांग की जा रही है। अब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि पूरा क्या है, बाकी चीजें क्या हैं। फिलहाल के लिए इतने पे रुकते हैं। चैप्टर के आगे के जो टॉपिक हैं, अगला जो टॉपिक है सुधार की बात हो गई, तो आप देखोगे कि यूएनओ में सुधार और भारत, यानी सुधार की बात तो चल ही रही है, भारत ने भी उसमें अपनी एंट्री ले ली है कि भारत इसमें किस प्रकार के सुधार चाहता है। अब इसको बताने लग जाऊंगा तो फिर ये टॉपिक ही पूरा हो जाएगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि एक प्रकार के सुधार की बात तो पूरी दुनिया में चल ही रही है, भारत के खुद के भी कुछ सुझाव हैं जिस प्रकार के वो बदलाव सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर चाहता है, वो हम चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। उसके बाद ये है एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, ये टॉपिक यहाँ पे क्या कर रहा है। तो देखिए, दो ध्रुवता का अंत हो गया था, पहले पूरी दुनिया के अंदर दो सुपर पावर कंट्रीज थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। जब सोवियत संघ एक सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री का अगर विघटन हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, तो अब कौन जीता? अमेरिका। तो ऐसे में ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे सामने है और जिस दुनिया में वो मौजूद है, वहां पर एक ही सुपर पावर कंट्री है, वो है अमेरिका। आप सभी जानते हैं, आपको ये बताए जाने की जरूरत तो है नहीं। अब अमेरिका के सामने क्या क्या अमेरिका की इस बढ़ती हुई पावर मनमानी को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है नहीं है, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम जब चलेंगे तो आपको हम समझाएंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है हमारा समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब मैंने जैसे ही बताया, शुरुआत के चैप्टर तो सीरीज से चलते हैं, उसके बाद हर एक चैप्टर आपको एक अलग अलग पॉलिटिकल के पर्सपेक्टिव से लेके चलता है। और ये जो बुक का आपका 5वां चैप्टर है, ये चलता है सुरक्षा पे। सबसे पहला टॉपिक भी इसका यही है कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा क्या है? तो आपको ये समझना होगा कि राजनीति विज्ञान में जब हम कभी सुरक्षा की बात करते हैं तो उसका एक छोटे से शब्दों में जवाब ये होता है, खतरों से आजादी। अगर आपको खतरा नहीं है तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन सिर्फ इतना सा कह देना भर ही क्या सुरक्षा का मतलब हो जाता है, वो समझना होगा आपको। वो हम इस टॉपिक के अंदर जब चलेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। फिलहाल सुरक्षा की पारंपरिक जो धारणा है उसको समझेंगे। और पारंपरिक धारणा के अंदर आते हैं किसी भी देश के सामने दो मुद्दे, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी सुरक्षा करनी होती है किसी भी देश को दूसरे देश की सेना से, यानी कि एक देश को पारंपरिक अवधारणा में जो खतरा है वो है सिर्फ और सिर्फ दूसरे देश की सेना से, और अब उसको सुरक्षा भी उसी से करनी है। चैप्टर में हम चलेंगे तो इस सुरक्षा में एक देश क्या क्या पहलू, क्या क्या वो बातें हैं जिनको ध्यान में रखता है जिससे वो सुरक्षा करता है, वो सब पढ़ने को मिलेंगे। ऐसे ही पारंपरिक धारणा के अंदर एक आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, और आंतरिक सुरक्षा में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है गृह युद्ध का। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए देश क्या करते हैं, किस प्रकार की नीतियां रखते हैं, वो सब। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होता है, कई बार बच्चों को समझ में आने में भी दिक्कत होती है, लेकिन मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपकी ये सारी की सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। जब भी इसकी वीडियो आएगी, कितनी जल्दी ये वीडियो आएगी ये आपके कमेंट पे निर्भर करेगा, आप कितना साथ देते हैं इस पर निर्भर करेगा। और अब इसका जो इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है पारंपरिक धारणा के बाद अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा मतलब खतरे तो होंगे ही, जैसे कि बाहरी सुरक्षा जब हम करने जाते हैं, जब एक देश को दूसरे देश की सेना से खतरा बताया गया है। आंतरिक सुरक्षा के अंदर बात होती है एक देश के अंदर होने वाले गृह युद्ध की। वहीं सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है वो खतरे के नए स्रोतों से जुड़ी हुई है। तो खतरे के नए स्रोत क्या हैं? तो खतरे के नए स्रोत हैं, उसमें इस प्रकार के स्रोत आते हैं जो किसी एक देश के लिए खतरा है ही नहीं, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा है। जिसमें एक चीज जो आप आजकल सबसे ज्यादा देखते हैं वो है आतंकवाद। आतंकवाद ये सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का सबसे सबसे प्रबल उदाहरण है। इसके अंदर और भी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, भूखमरी, और आप ऐसे ही सोचिए कि ऐसी कौन कौन से खतरे हैं जो किसी एक देश के लिए खतरा नहीं बल्कि धरती पे संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरा है। उन सबको उठा के आप सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में डाल सकते हैं। इन सब खतरों से बचने के लिए देशों को क्या करना होता है, क्या कैसे इनसे बचा जा सकता है,
वो सब इस चैप्टर का अगला टॉपिक आपको समझाता है, और वो है सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा, क्योंकि खतरे के जो नए स्रोत हैं उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ऐसे नए स्रोत हैं, उससे कोई एक देश अकेला तो बच नहीं सकता, ऐसे में जरूरत होगी देशों को एक साथ मिल करके आने की, और वही ये टॉपिक आपको बताएगा कि किस प्रकार से देश एक दूसरे के साथ से सहयोग से ये जो खतरे के नए स्रोत हैं उनसे बचते हैं, वो क्या नीतियां और रणनीतियां हैं, और वो कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब इस टॉपिक में हम समझेंगे। उसके बाद यह है कि चाहे खतरे पारंपरिक हो चाहे अपारंपरिक हो, यानी पुराने हो या नए हो, भारत ने इन दोनों ही प्रकार की चीजों में किस प्रकार की सुरक्षा रणनीतियां अपनाई हैं, वो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए और इस टॉपिक में पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं। यहाँ पर बात होगी भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों की भी। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो आतंकवाद है उस पर भारत का पक्ष क्या है, तो बाकी समस्याएं हैं उनके अंदर भारत क्या क्या योगदान निभा रहा है। क्योंकि ये जो पूरी बुक है आपकी, उसके अंदर आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन लास्ट का जो टॉपिक होगा किसी भी चैप्टर का, वो आके एंड आपके भारत पर ही होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि शुरू के टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसे बहुत ध्यान से समझते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर के एंड पे जाते जाते हैं वो उन टॉपिकों को कम ही उन पर उतना फोकस करते हैं, और जो एग्जाम बनाने वाले उन्हें ये बात बखूबी पता है, इसलिए वो इन टॉपिकों से आपको ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आप पाओगे कि इन टॉपिकों में से क्वेश्चन भी ज्यादा आए हैं, तो इसलिए इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, और जब इस चैप्टर में चलेंगे तो ये भी हम ध्यान से समझेंगे। अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अब ये चैप्टर का जो नाम है वही आपके दिमाग में एक बात लेकर आता होगा कि पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, राजनीति विज्ञान में ये शब्द कर ही क्या रहे हैं, इन्हें होना चाहिए किसी भूगोल या विज्ञान की किताब में। राजनीति में पर्यावरण का क्या लेना देना, जहां पे बात हो रही है देशों की, युद्धों की, बढ़ती हुई ताकतों की, उसमें पर्यावरण क्या कर रहा है। तो ये चैप्टर इसी चीज को बहुत बहुत ध्यान से बताता है कि पर्यावरण भी विश्व राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि जब राजनीति में कोई फैसला लिया जाता है तो उसका परिणाम हर जगह देखने को मिलता है, और उस परिणामों में हानि पहुंचती है कभी कभी पर्यावरण को, प्राकृतिक संसाधनों को, इसलिए ये भी आपकी राजनीति का ही हिस्सा है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है इसी सवाल से कि राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों की जा रही है। इस सवाल का जवाब आपको स्टार्टिंग में मिलने लग जाता है कि कहीं देश के किसी हिस्से में, दुनिया के किसी हिस्से में कोई निर्णय लिया गया और उस निर्णय के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को हानि उठानी पड़ी, तो वो सारे टॉपिक यहाँ पर डाल करके आपको बताए जाते हैं कि इसलिए राजनीति में पर्यावरण की चिंता किया जाना महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है साझी संपदा के बारे में। साझी संपदाएं क्या होती हैं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आए। कोई भी ऐसी संपत्ति या कोई भी ऐसी संपदा, जैसे आप देखते होंगे आपके घर के आसपास में कोई पार्क है, तो वो किसी एक व्यक्ति का नहीं, आसपास रहने वाले सभी लोगों का है, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी उसका इस्तेमाल हिसाब से और अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से करते हैं। जैसे उसको इस्तेमाल करने का हक सबका है, वैसे ये सबकी जिम्मेदारी भी है कि वो उसको साफ रखें। उसी प्रकार से जो पर्यावरण है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो पूरी धरती पे सभी का हक है उनके ऊपर, लेकिन वहीं पर साझी जिम्मेदारियां भी हैं, और अलग अलग शब्द यहाँ पर एक और डाला गया है, साझी संपदा, साझी जिम्मेदारी पर अलग अलग, यानी कि जो भी साझी संपदाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिनकी हम बात करते हैं, उसमें आता है हमारा अंतरिक्ष, हमारे महासागर, उसके अलावा जो आप अंटार्कटिक वाला ग्लेशियर जो जानते हैं, जो हमारा एक पूरा पूरा महाद्वीप है, बर्फ से जमा हुआ है, उसके बारे में, और भी ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो चैप्टर के अंदर हम समझते हुए चलेंगे। ये है साझी संपदाएं, इनको बचाए रखने की, इनको इस्तेमाल करने का हक अगर सभी का है तो इनको बचाए रखने की जिम्मेदारी भी सबकी है। लेकिन यहाँ चैप्टर में एक बात कही जाती है, अलग 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 शब्द की एंट्री तब होती है जब ये बात सामने आती है कि भाई किसी ने इनका इस्तेमाल ज्यादा किया है, किसी ने अभी इनका इस्तेमाल करना चालू ही किया है। ऐसे में सबको बराबर जिम्मेदारी तो नहीं दी जा सकती ना, जिसने इस्तेमाल ज्यादा किया है वो इसका रख रखाव या इसको बचाए रखने के लिए काम भी ज्यादा करेगा। वहीं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चैप्टर में होना चालू होती हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जब हम इस चैप्टर के थ्रू चलेंगे तब उन बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे। फिलहाल अभी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि पर्यावरण
राजनीति का हिस्सा इसलिए है क्योंकि राजनीति में जब भी कभी कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसका असर पर्यावरण पर होता है। साझी संपदा में अंतरिक्ष, महासागर, अंटार्कटिक ओशियन और ऐसे आती हैं। साझी जिम्मेदारी का मतलब है कि सभी को जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ही पड़ेगी। अलग अलग का मतलब यहाँ पर यह है कि जिन्होंने अधिक नुकसान पहुंचाया है उनका ये फर्ज बनता है कि वो जिम्मेदारी भी बड़ी ले। उसके बाद इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है पर्यावरण को लेकर के भारत का पक्ष क्या है। अब आप जानते ही हैं कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहां की संस्कृति हो, विरासत हो, ये पर्यावरण के बहुत करीब रही है। हमारे हर छोटे छोटे रीति रिवाज में भी पर्यावरण का हम एक हिस्सा बना के चलते हैं। हर छोटी छोटी चीजें हमारे रीति रिवाज में इस्तेमाल होती हैं। तो भारत का पर्यावरण को बचाने पे लेकर के क्या पक्ष रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरण को बचाए जाने की कोई भी बात होती है, कोई भी पहल होती है, किसी भी प्रकार का कोई फैसला लिया जाता है, तो भारत ऐसे समय में क्या फैसले लेता है वो सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस चैप्टर के अंदर है वो है मूलवासी। मूलवासी शब्द और उनके अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में अगर 2-3 साल पहले की बात करें तो कई बार एग्जाम में इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले हैं बच्चों को। इसीलिए ये दिया थोड़ा सा छोटा है लेकिन इसको समझना ज्यादा होता है ताकि आप उन क्वेश्चनों के आंसर लिख सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस चैप्टर का। मैं समझा देता हूँ। मूलवासी उन लोगों को कहा जाता है जो एक ही स्थान पर बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, और यहाँ बात हो रही है उनके अधिकार की। जब भी कोई राजनीतिक फैसला होता है, बड़ा फैसला होता है, तो पर्यावरण को जब हानि पहुंचती है तो साथ साथ ऐसे लोगों के जीवन को भी हानि पहुंचती है जो उस जगह पे बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे थे। जब भी राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं तो इन लोगों के बारे में कोई भी सोचता नहीं है, बस फैसले ले लिए जाते हैं और उसका परिणाम बाद में इन्हें और पर्यावरण दोनों को भुगतना पड़ता है। इसीलिए आपकी बुक ये बताती है कि मूलवासी बहुत इंपॉर्टेंट है और फैसले लेते वक्त इनका ध्यान रखना चाहिए, इनके क्या क्या अधिकार हैं, और इससे रिलेटेड दुनिया में क्या कोई संगठन भी है, क्या कोई आंदोलन है जो ऑलरेडी चल रहा है, वो सब चैप्टर के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। चलते हैं अब आपके अगले चैप्टर की तरफ, जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर भी है, जिसका नाम है वैश्वीकरण। 10वीं क्लास की अर्थशास्त्र की बुक पढ़ी होगी, उसका जो लास्ट चैप्टर था उसका भी सेम नाम था। और यहाँ 12वीं क्लास के अंदर जब आप पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो इसके भी लास्ट चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। उस क्लास में जो आपने वैश्वीकरण पढ़ा वो एकदम अलग था। यहाँ जो वैश्वीकरण पढ़ने वाले हो वो बिल्कुल अलग है। यहाँ वैश्वीकरण की शुरुआत होती है वैश्वीकरण क्या और कब से। तो पहले ये समझना होगा कि वैश्वीकरण क्या है। कुछ चीजें हैं जिसके कारण दुनिया आपस में जुड़ती हैं, और ये दुनिया का जो आपस में जुड़ना है इसी को हम सामान्य भाषा में वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। कब से की अगर हम बात करें तो जब से मानव जाति इस धरती पे है, जब से समाज ने फलना फूलना चालू किया, तब से वैश्वीकरण मौजूद है। लेकिन वर्तमान समय का जो वैश्वीकरण है वो उस पुराने समय के वैश्वीकरण से किस प्रकार अलग है वो इस चैप्टर के इस टॉपिक में हम देखेंगे। अब वर्तमान समय में जो वैश्वीकरण हमें दिखाई देता है उसके कुछ प्रभाव की बात इस चैप्टर में की जाती है, जिसमें 3 प्रकार के प्रभाव हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर से, क्योंकि पेपर में इनसे, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। जब भी आप राजनीतिक प्रभाव पढ़ने जाएंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रभाव जब आप पढ़ने जाएंगे तो उसके अंदर आपको 2 प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। इसके भी 2 पॉइंट आपको कम से कम प्रिपेयर करने होते हैं, और इसके भी ऐसे ही 2 पॉइंट आपको हर एक टॉपिक से प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि ये 2 इनमें से पूछे जाते ही जाते हैं। इस तरीके से कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव बताइए, या वैश्वीकरण के 2 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताइए, राजनीतिक के पर्सपेक्टिव से, आर्थिक के पर्सपेक्टिव से, या फिर सांस्कृतिक के। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको समझाएंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है और आपके अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसको किस प्रकार से हैंडल करना होता है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो आगे के 2 टॉपिक हैं वो है भारत और वैश्वीकरण। अब भारत कभी सोने की चिड़िया होता था, ये तो आपने सुना ही है, और मैं आपकी जानकारी में थोड़ी सी बात और ऐड कर देता हूं। वो सोने की चिड़िया होने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था हमारा व्यापार, जो कि दुनिया के हर एक देश से होता था। और अगर एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार हो रहा है तो वो हिस्सा है किसका,
वैश्वीकरण का, तो हम तो वैश्वीकरण का हिस्सा एक लंबे समय से रहे हैं, तो इसीलिए तब के भारत के वैश्वीकरण और वर्तमान समय का भारत और वैश्वीकरण का जो परिप्रेक्ष्य है, जो इसका तुलनात्मक रूप है, वो किस प्रकार का है, वैश्वीकरण को भारत कैसे प्रभावित करता है और वैश्वीकरण भारत को कैसे प्रभावित करता है, वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। पेपर के एग्जाम के बिहाफ पे देखा जाए तो भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वैसे समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका अगला जो टॉपिक है वो देखने को मिलता है भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। ये प्रतिरोध शब्द है, ये कहता है कि वैश्वीकरण का भारत में होने वाला विरोध। इसके कई अलग अलग पहलू हैं जिसके अंदर भारत वैश्वीकरण का विरोध भी करता है। क्योंकि आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो बता दूं, ये कहा जाता है वैश्वीकरण को लेकर के कि वैश्वीकरण अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाता है, और यह एक छोटी सी लाइन जो कि एक बहुत बड़ी बात कह जाती है, उसी के कारण आपको वैश्वीकरण का भारत ही नहीं दुनिया के बहुत सारे देशों में प्रतिरोध देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब इस टॉपिक के अंदर हम जाएंगे तो देखेंगे कि भारत और दुनिया के अन्य भी हिस्सों में वैश्वीकरण का जो प्रतिरोध है, जो विरोध है, वो क्यों हो रहा है और उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं जो आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखनी है। इसके साथ आपकी जो पहली बुक की पूरी ब्रीफिंग है उसका हो जाता है एंड। बहुत ही जल्द अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इस बुक के पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। उन वीडियो में क्या होने वाला है उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। हम टॉपिक वाइज कवर तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ उस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, किस तरीके से पूछे गए, आपको उनके आंसर किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपके हिस्से में आए, वो सारी चीजें उन चैप्टरों की वीडियो में आपको मैं बताते चलूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप अपनी 2025-26 की 12th की बैच की तैयारी कर रहे हैं, और आपके कमेंट ही बताएंगे कि हम कितनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएं और ये बैच कितना शानदार होने वाला है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।